लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन में दो एक्सेप्शन थे आपके पास में, ठीक है। कौन कौन से थे? एक तो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा था कोडोमिनेंस, बराबर। कोडोमिनेंस के एग्जांपल में ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, उसमें किसी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म जिन्हें हम एलील कहते हैं, वो टाइप ऑफ एलील कितने तरह के थे? 3, है ना। अल्टरनेटिव फॉर्म कौन कौन सी तरह की थी? एक तो था आई ए तरह का। एलील क्या होता है? एलील एक नया टर्म आया ना तुम्हारे। एलील क्या है? एलील है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फैक्टर। अभी मैं फैक्टर ही कहूंगा, जीन ना कहकर मैं क्या कहूंगा? फैक्टर। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द फैक्टर, इसी को हम कहते हैं एलील। मान लीजिए हमने बात करी थी कि हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट के लिए कौन सा फैक्टर काम में लिया था? टी फैक्टर। क्या काम में लिया था? टी फैक्टर। ये टी फैक्टर ही काम में क्यों लिया वो पता चल गया होगा आपको, कि जब हम दो ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो जो कैरेक्टर अपीयर होता है उसे हम डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। और डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट्स का फर्स्ट लेटर हम काम में ले लेते हैं। टॉल का क्रॉस आपने करवाया था डॉग से, तो बना था टॉल। तो टॉल हमने कह दिया कि ये डोमिनेंट ट्रेट्स है, और डोमिनेंट ट्रेट्स का फर्स्ट लेटर काम में ले लिया जाता है। यस और नो? इसलिए हमने नाम ले लिया टी फैक्टर। अब ये जो टी फैक्टर है, इसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म थे। कौन कौन से? एक तो कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। इसका मतलब इसके दो तरह के एलील हैं। एक एलील क्या है? कैपिटल टी है। दूसरा एलील क्या है? स्मॉल टी। वास्तविकता में देखा जाए तो ये फैक्टर ही हैं। एलील क्या है? फैक्टर की अल्टरनेटिव फॉर्म हो गए, जो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। और यहां पर जो हम लिख रहे हैं, ये इन फ्यूचर ये बात पता चलेगी कि ये फैक्टर जीन है। जीन दैट इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब यहां पर भी कोई डीएनए होना चाहिए और यहां पर भी कोई डीएनए होना चाहिए, लेकिन इन डीएनए की सीक्वेंस में हल्का सा वेरिएशन है। बात समझ में आ रही है? डीएनए होता क्या है? न्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में 4 तरह के अक्षर लिखे हुए हैं। कौन कौन से? ए, जी, टी और सी। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा है आपने? बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आपने न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बात करी थी, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े थे। तो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से थे? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, थायमिन न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। तो इन्हीं की सीक्वेंस ही तो थी। तो ये कोई डीएनए फ्रेगमेंट है। ये क्या है? कोई डीएनए का फ्रेगमेंट है। ये भी कोई डीएनए फ्रेगमेंट है। एंड बोथ डीएनए फ्रेगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द हाइट ऑफ प्लांट। ये दोनों ही डीएनए के जो फैक्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाइट ऑफ प्लांट के लिए। लेकिन इनमें हल्का सा कहीं वेरिएशन होना चाहिए। ये कुछ कुछ अलग भी है। ये दोनों आइडेंटिकली सिमिलर नहीं है। यदि ये दोनों सेम होते, ये दोनों सेम होते तो सेम तरह के प्रोटीन बनाते। तो यदि ये हाइट बढ़ाने वाला था तो ये भी हाइट बढ़ाने वाला होता। लेकिन ये जो प्रोटीन बना रहा है वो तो एक्टिव प्रोटीन बना रहा है, लेकिन मान लें कि ये जो प्रोटीन बना रहा है वो कम एक्टिव प्रोटीन बना रहा है, या फिर ये इनएक्टिव प्रोटीन बना रहा है, या फिर ये प्रोटीन बना ही नहीं रहा है ना। तीनों ही परिस्थितियां यहाँ पर हो सकती है। तो ये कोई दूसरी अल्टरनेटिव फॉर्म हो गई जिसमें हल्का सा वेरिएशन है। इसको हम क्या कहते हैं? एलील। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। ऐसे ही ब्लड ग्रुपिंग के लिए ब्लड ग्रुप को डिसाइड करना है आपको। ब्लड ग्रुप के लिए हमने जो फैक्टर लिया वो था आई फैक्टर। क्या ले लिया? आई फैक्टर। अब आई फैक्टर के एलील होने चाहिए थे। हमने अभी तक क्या पढ़े? आई फैक्टर के कितने एलील होते हैं? मतलब किसी भी फैक्टर के कितने एलील होते हैं? 2। लेकिन ब्लड ग्रुप में जो आई फैक्टर है इसके 2 एलील ना होकर कितने एलील है? 3। कौन कौन से? एक तो आई ए वाला था, एक आई बी वाला था, लेकिन एक और भी था
आई नॉट। ये कैसे आया, ये हमें पता कैसे चला? मान ले रहे हैं कि भाई साहब एलील दो ही तरह के होते, ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल जो आई फैक्टर है उसके भी अलील दो ही तरह के होते, तो ब्लड ग्रुप के टाइप कितने हो सकते थे? 3। बोलो, मैक्सिमम टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कितने हो सकते थे? 3। कैसे? एक तो ए वाला होता, एक बी वाला होता, और एक ए बी वाला होता। वो डोमिनेंस हो जाती तो ए बी वाला हो सकता था, ठीक है। लेकिन हमें फिनोटिपिक एक्सप्रेशन सराउंडिंग में ब्लड ग्रुप कितने तरह के दिखे? 4। तो चौथा ब्लड ग्रुप भी आया है, और चौथा ब्लड ग्रुप आया है, इसका मतलब टाइप ऑफ अलील 2 से ज्यादा है। ये बात कंफर्म हुई ना? यदि दो ही तरह के एलील होते तो कॉम्बिनेशन क्या बन सकते थे? एक तो आई के साथ ए आ जाता, दूसरा भी आई के साथ ए आ जाता, पहली बात। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता था? आई ए के साथ में आई बी आ जाता, दूसरी बात। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता था भाई साहब? आई बी के साथ आई ए आ जाता, और चौथा कॉम्बिनेशन क्या हो जाता? आई बी के साथ आई बी आ जाता। ये कौन सा ब्लड ग्रुप बनाता? ए। ये कौन सा बनाता? बी, ए बी। ये कौन सा बनाता? ए बी। और ये कौन सा बनाता? डी। 1:2:1 इस रेशियो में हमें मिल रहा होता फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। बोलो। लेकिन सराउंडिंग में एक और ब्लड ग्रुप भी आया, चौथा ब्लड ग्रुप, जिसको हमने नाम क्या दिया? ओ ब्लड ग्रुप, जिसकी आरबीसी की सरफेस पे कोई भी तरह का एंटीजन नहीं है। इसका मतलब इस आई फैक्टर के अलील 2 से ज्यादा है। इट इज प्रेजेंट इन मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म। ये 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, और 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म यदि प्रेजेंट हो तो हम इसको मल्टीपल एलील भी कहते हैं, है ना। इन फ्यूचर हम एक अलग से टॉपिक भी पढ़ेंगे, मल्टीपल एलील। हालांकि अभी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम अभी एक्सेप्शन देख रहे हैं, किसके? डोमिनेंस के। लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था वो एक्सेप्शन था, को डोमिनेंस था वो एक्सेप्शन था, ठीक है। अब इसी बात को साबित करने के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक और एग्जांपल यहां पर आपकी बुक में दिया हुआ है, इन द पी प्लांट, ठीक है। जहां पर ये और बात पता चलती है कि एक ही तरह का जीन एक से ज्यादा तरह के कैरेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट, है ना, कि एक ही तरह का फैक्टर, वन टाइप ऑफ फैक्टर, एक तरह का फैक्टर डिसाइड करता है एक से ज्यादा तरह के कैरेक्टर को। हालांकि इसमें से भी हम ढूंढ के लेके आएंगे एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां से भी हम ढूंढ के क्या लेके आएंगे? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। पीछे बैठ जा बेटा, ठीक है। क्या हुआ? मान लो यहां पर पी प्लांट में आपकी एनसीईआरटी एक एग्जांपल देती है कि इन पी प्लांट आपके पास दो तरह के कैरेक्टर हैं। एक तो है साइज ऑफ सीड, और दूसरा है अमाउंट ऑफ स्टार्च, अमाउंट ऑफ स्टार्च इन सीड के। सीड में स्टार्च की अमाउंट कितनी है? स्टार्च ग्रेन लिखा हुआ है ना, अमाउंट ऑफ स्टार्च लिख सकते हैं कि उस सीड में स्टार्च कितना है। साइज सीड की, साइज की बजाय बेटा शेप हम कहेंगे ना, शेप लिखा है वहां पे। शेप के बेसिस पे यदि आप बात करोगे ना, तो शेप है सीड का एक तो राउंड और दूसरा है रिंग, ठीक है। जबकि अमाउंट की यदि मैं बात करूं तो यहां पर एक तो लार्ज साइज का मिलेगा, दूसरा यहां पर स्मॉल साइज का मिलेगा, और तीसरा भी मिल रहा है यहां पे, कौन सा? इंटरमीडिएट।
इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ द स्टार्च ग्रेन। बात समझ रहे हैं क्या? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर बताया गया है पी प्लांट में, इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर बताया गया है दैट इज द बी फैक्टर। क्या बताया गया है? बी फैक्टर। ये बी फैक्टर के कॉम्बिनेशन अल्टरनेटिव फॉर्म तो कितने होंगे? दो ही होंगे, एक तो कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल बी। जहां पर शेप ऑफ सीड की मैं बात करूं तो राउंड सीड कब कब आ रहा है? राउंड सीड आपको देखने को मिल रहा है दो कंडीशन में, इफ कैपिटल बी इज प्रेजेंट एंड सेकंड कैपिटल बी स्मॉल बी इज प्रेजेंट। दोनों ही सिचुएशन में सीड का शेप कैसा आ रहा है? राउंड शेप का। तो ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रिंकल्ड सीड कब आ रहा है? जब स्मॉल बी कंडीशन। ठीक है, देन इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही तो कहता है दैट इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट फैक्टर रिसेसिव फैक्टर इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस। डोमिनेंट फैक्टर मौजूद है तो रिसेसिव फैक्टर का इफेक्ट दिखाई नहीं देता। बट यदि मैं अमाउंट ऑफ स्टार्च ग्रेन की बात करूं तो उसके बेसिस पे आपको तीन तरह के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे हैं। क्या? एक तो लार्ज साइज के, दूसरे इंटरमीडिएट अमाउंट है मतलब दोनों का मिला जुला, और तीसरा स्मॉल साइज के। ये कब है? ये संभव है कैपिटल बी वाली परिस्थिति में। ये कब संभव है? स्मॉल बी वाली परिस्थिति में। और ये है कैपिटल बी स्मॉल बी वाली परिस्थिति में। और ये बात किसको रिप्रेजेंट करती है? दिस रिप्रेजेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यस और नो? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि मैं कहूं कि भाई साहब शेप ऑफ सीड के लिए जो बी फैक्टर है, then it is not exception of the law of dominance, it is following the law of dominance। ये फॉलो कर रहा है किसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस को। वहीं आपको बोल दिया जाए कि स्टार्च ग्रेन के अमाउंट, स्टार्च की अमाउंट के बेसिस पे यदि आप बात करोगे तो क्या ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है? नहीं, वहां पर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन बनता है। आप ऐसा कहीं लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, और आप यदि नीट 2027 का एग्जाम देखोगे तो हो सकता है कि आपको ये दिखाई देवे। ठीक है, आपको हो सकता है ये स्क्रीन पे दिखाई देवे। बराबर, मे भी ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2027 जो होगा, ऐसा बोल दिया गया है एनटीए के द्वारा दैट इट विल बी इन सीबीटी मोड, है ना? ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो दिखेगा ना आपकी स्क्रीन पे? यस और नो? क्योंकि वहां पर आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन लेके आने पड़ेंगे। शायद ये एक दिन नहीं लेंगे एग्जाम, शायद ये एक से ज्यादा शिफ्ट में लेंगे एग्जाम, शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसी बार तुम 2 बार एग्जाम दो, है ना? नीट भी हो सकता है साल में 2 बार हो। सोचो आपको भी 2 मौके मिलेंगे, तो आप अपना सिलेबस जितना फास्ट कर सकते हो ना उतना फास्ट करो। पता चले जनवरी अटेम्प्ट में हमने क्रैक कर दिया, नहीं, जनवरी अटेम्प्ट में हमने हमारा नीट क्रैक कर दिया अच्छा वाला, बरोबर है क्या? फिर अप्रैल में देखेंगे, फिर मस्त चिल 5 महीने के लिए यूएसए होके आओ, घूम के आओ, लोन ले लेना, घूमने के लिए लोन ले लेना। ठीक है, पैसा तो हमारे पास वैसे भी नहीं है। और प्लीज लोन की आप मेरे से मत सोचिएगा, ठीक है क्या? ये समझ में आ गया कि यदि आप शेप ऑफ सीड की बात करें तो उसके लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है, लेकिन यदि स्टार्च ग्रेन के अमाउंट के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिप्रेजेंट हो रही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा, उसका एक्सेप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये अभी तक जो हमने देखा इट वाज इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर। एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को हमने समझ लिया। अब हम क्या सीख रहे हैं? इनहेरिटेंस ऑफ ऑफ 2 कैरेक्टर
और जब दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को एक साथ समझा जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ेंगे बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को एक साथ समझते हैं। इससे पहले जो अभी दिखाया था, क्या वो दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस थी? दो कैरेक्टर थे ना यहाँ, बोलो। ये दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस थी क्या? अरे भले ही दो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर तो एक ही है। तो ये एक साथ दो कैरेक्टर इनहेरिटेंस नहीं थी। अब हम देख रहे हैं दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को एक साथ, और कोई दो एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो पहले हम ले लेते हैं कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड। पी प्लांट में, गार्डन पी प्लांट में कलर ऑफ सीड के दो कॉन्ट्रास्ट है। कौन कौन से? एक तो है निशा का फेवरेट येलो, और दूसरा ग्रीन। नहीं पसंद है येलो? पसंद है ना? अरे गोल्ड, सोना नहीं। हालांकि हर पीली चीज सोना नहीं होती। पीली तो वो दीवार भी है बेटा, पीछे वाली। इट इज नहीं क्या? हालांकि पीला पीला तो हम कई जगह देखते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है उसमें, कलर में। एंड इट डिपेंड कि कल क्या था। नहीं क्या? कल रात को क्या खाया था, ऐसा नहीं। कुछ भी बोलते हो तुम, मतलब कुछ भी बुलवा देते हो मेरे से आप। ओके। ऐसे ही शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड के लिए यहाँ पर कलर, अभी शेप भी हमने देखा सीड का, तो दो तरह के शेप दिखे थे। कौन कौन सा? एक तो राउंड, और दूसरा ब्रिक, ठीक है। मान लेते हैं पहले मोनोहाइब्रिड करवाया गया हो, और मोनोहाइब्रिड करवाया गया हो, एक कैरेक्टर इनहेरिटेंस को देखा हो, तो जब येलो कलर का क्रॉस ग्रीन कलर के प्लांट के साथ करवाया गया हो, ग्रीन कलर का प्लांट क्या समझते हो यार तुम? ऐसा प्लांट जिसके पास सीड जो थे वो येलो कलर के थे, उसका क्रॉस आपने ऐसे प्लांट के साथ करवाया जिसके सीड ग्रीन कलर के, है ना। अदरवाइज येलो प्लांट का ग्रीन प्लांट के साथ करवा दिया। सर प्लांट येलो था तो मर गई नहीं गया था सर वो, है सर, उसकी पत्तियां पीली पीली पड़ गई होगी सर, वो सर उसको तो क्लोरोसिस हो गया होगा सर, उसमें तो नाइट्रोजन की कमी होगी सर। सर उसमें चकते थे क्या? चकते? सर उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया था क्या? हमारे पास ना पिछले साल एक बच्चा था, थोड़ा गोलू मोलू टाइप का था, नाम बी से शुरू था, तू आज समझ रहा होगा, है ना। ही वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। समझ में आ गया। वो ना, मतलब समझ लो कोई बीमारी है, मैं कोई डिजीज पढ़ा रहा, या उसके सामने कोई प्लांट है, उसकी पत्तियों पे कोई चकत्ते दिखाई दे गए, सीधा ही सर इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? जबकि मैं बोला कि ये फंगल इन्फेक्शन है ना। ये क्या है? फंगल इन्फेक्शन है। हाँ हाँ सर फंगल इन्फेक्शन है। सर कौन सा बैक्टीरिया है इसके लिए जिम्मेदार? और जब मैं बोल रहा हूँ कि फंगल इन्फेक्शन है, तो फंगस रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। ऐसे पूछता कि फंगस कौन सा है सर, कौन सी क्लास से है सर, बेसिडियोमाइसिटीज से है या फाइकोमाइसिटीज से है, एस्कोमाइसिटीज से है? नहीं सर, इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया है रिस्पॉन्सिबल? कुछ भी, कोई भी बीमारी बैक्टीरिया से ही होती है। सर आपके कमर में दर्द है ना, कौन सा बैक्टीरिया है सर उसके लिए? बेटा ये मेरी लाइफस्टाइल डिजीज है, इसके लिए कोई पैथोजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। लेकिन फिर भी उसको कौन समझाएगा? वो तो खुद समझदार था।
बरोबर है। तो ये बेटा ऐसा प्लांट है जिसके पास सीड का जो कलर था वो कौन सा था? येलो। ये कोई दूसरा प्लांट है जिसके पास में कलर ऑफ सीड ग्रीन। ठीक है, उनका आपस में क्रॉस करवा के देखा। फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, जब हमने ऑपोजिट कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाया तो येलो मिला। कैसा मिला? येलो मिल गया। जैसे ही येलो मिला उसी दिन हमने क्या बोला कि येलो क्या है? डोमिनेंट है। क्या है? और जब ये अपीयर नहीं हो पाया तो हमने इसको क्या कहा? तू तो रिसेसिव ही है ना, तुझसे ना हो पाएगा। क्या बोला उसको? तुझसे ना हो पाएगा, तू रिसेसिव है। तो कौन सा फैक्टर काम में लेंगे? हैं? बता रही है? बता बता जल्दी बता। विच फैक्टर विल रिस्पॉन्सिबल? हाँ, बोलना। बोल तो दिया। साला मन की बात तो मैं अपनी वाइफ की नहीं समझा है। अब आजकल के बच्चे मन में बोल रहे हैं, सर आपने कहा ना सर आपके पास साइकोलॉजी सब्जेक्ट था सर। सर समझ जाया करो ना हमारे दिमाग में क्या आंसर चल रहा है सर। मन की बात, मन की बात ना बेटा नरेंद्र मोदी जी करते हैं खाली, है ना। वाई फैक्टर, वाई, हाँ मतलब कुछ और ही था है। तो जी फैक्टर, जी होगा। अच्छा तो क्या होगा? एस फैक्टर, सीड, एस फॉर सीड। तो फिर एक्स फैक्टर, क्या पता कल रात को देखी हो कुछ। पता नहीं है ना भाई ना मैं कुछ ना बोल रहा, ये बुलवा रहे मेरे से विच फैक्टर है? मतलब कुल मिला के वाई फैक्टर तो नहीं है ना? वाई फैक्टर तो नहीं है ना? ऐसे अल्फाबेट बोलूं, ए बी सी डी, जहां आ जाए वहां से रेड फ्लैग है। कौन सा फैक्टर? सर डब्ल्यू फैक्टर सर है। निशा कौन सा फैक्टर होगा? ये तो वाई फैक्टर बोल रही है और तू बोल रही नहीं वाई तो नहीं होगा। वाई बोली थी सीताराम। जो डोमिनेंट है उसका फर्स्ट लेटर काम में ले लेते हैं, तो क्या लेंगे? वाई फैक्टर। कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा? वाई फैक्टर होगा। तो वाई फैक्टर के तीन तरह के, मतलब एलील तो दो तरह के होंगे ना बेटा। अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होगी? एक तो कैपिटल वाई हो सकता है और दूसरा स्मॉल वाई हो सकता है। यदि फिनोटिपिक एक्सप्रेशन की बात करूंगा तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के बेसिस पे हम बात करेंगे तो ये तो आना चाहिए सर येलो येलो, और ये भी येलो आएगा सर, दो बार येलो आ गया सर, और ये क्या आएगा? ग्रीन आएगा। बात खत्म। सही है क्या? बोलो कोई तकलीफ है? मीन्स कोई तकलीफ है नहीं? ओके। शेप ऑफ सीड, मेंडल ने राउंड सीडेड प्लांट, द प्लांट विच हैव सॉरी विच हैड राउंड एज सीड, उसकी मेटिंग करवाई उसने, है ना, रिंकल्ड सीडेड प्लांट के साथ। जब क्रॉस करवाया तो उसको राउंड मिला। क्या मिला? तो पता चल गया ना कि राउंड क्या होना चाहिए? डोमिनेट। और रिंकल क्या होगा? रिसेसिव। तो दुखी, which factor is responsible for the shape of seed? है आर फैक्टर। कौन सा फैक्टर काम में लेंगे? आर फैक्टर।
सीताराम 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 कहिए। क्या टाइमिंग है? 10:30 का है। ओके ओके सॉरी, मैं पीछे कर लूँगा इसको वापस से। हाँ ये तो बायो लेती नहीं है, इसके तो बायो में फुल मार्क्स आए वैसे 360 आउट 360 आ रहे हैं, क्या ही जरूरत है। नहीं है भाई जी, बताओ कौन सा फैक्टर आएगा? आर फैक्टर। अब आर फैक्टर भी तो अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एक तो कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर, टू अल्टरनेटिव फॉर्म में भी देगा। इसके कॉम्बिनेशन कौन कौन से तरह के होंगे? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। सही है क्या? ये राउंड होना चाहिए क्या? ये भी राउंड ही होना चाहिए, एंड दिस मस्ट बी रिंकल। सही है क्या? पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की डोमिनेंट डोमिनेंट एक तरफ ले लेते हैं, रिसेसिव रिसेसिव एक तरफ ले लेते हैं। सही है, बुजुर्ग लोगों को एक तरफ और जो बच्चे हैं उनको एक तरफ रख लेते हैं। बराबर है। क्या था? येलो था एक तो, सीड का शेप तो है राउंड और कलर है येलो। दूसरी तरफ सीड का कलर तो है ग्रीन और शेप है रिंग। इनका आपस में करवा रहे हैं क्रॉस। सही है। ओके, क्या मैं इसे कैपिटल वाई लिख दूं? भाई पेरेंट तो हम प्योर लेते हैं, कैपिटल वाई लिख दूं? क्या मैं इसे कैपिटल आर लिख दूं? बोलो ना, बोलो ना। इसे स्मॉल वाई और स्मॉल आर इस तरह से लिख दिया जाए। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इन फ्यूचर जब हम लिंकेज पढ़ेंगे तब भी इसी को वापस से काम में लेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस को ही। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर का क्रॉस करवा दिया स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ। अब इसके जब आप कॉम्बिनेशन बनाओ, इसके जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो फैक्टर इधर से तो कैपिटल वाई ही आना चाहिए क्या? बोलो। और इधर से कैपिटल आर ही आना चाहिए। देन यहां पर जो गैमेट बनेंगे, द ऑल गैमेट विल बी ऑफ सेम टाइप, विल हैविंग dominant factor, both dominant factor capital Y and capital R. Then from this side, if we are talking about female, then small y and small r factor will present in the gamete. Yes or no? अरे बोलो ना। अब इनका जब कॉम्बिनेशन करवा दिया जाए तो इनसे जो जनरेशन मिलेगी उसमें क्या कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेंगे? बोलो। ये यहां से कैपिटल वाई आया, यहां से स्मॉल वाई आ गया, यहां से कैपिटल आर आ गया, यहां से स्मॉल आर आ गया। ये होना चाहिए क्या? विच इज द हाइब्रिड कंडीशन। ये हाइब्रिड कंडीशन ही है क्या? अरे बोलो ना। दिस इज द हाइब्रिड कंडीशन, बट if dominant factor is present, then recessive factor is unable to express. That means this will be yellow and this will be wrong. Then F1 generation में हमें जो मिला phenotypic expression वो क्या था? येलो एंड ब्राउन। सही है क्या? Having the genetic makeup as capital Y, capital R, small r, which is representing the hybrid condition, जो कि हाइब्रिड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। सही है। ओके, अब आप क्या करवाते थे? इसी में करवाते थे ना आगे, सेल्फ पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब F1 का क्रॉस आप करवाओगे F1 के साथ, F1 जनरेशन का क्रॉस करवाओगे किसके साथ, F1 जनरेशन के साथ। इसका मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस आप करवाओगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। कोई तकलीफ है, बोलो ना, कोई तकलीफ है। अब यदि मैं इसका क्रॉस करवाना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले क्या बनाने पड़ेंगे, गैमीट, गैमीट ही तो बनाने पड़ेंगे, बरोबर। नंबर ऑफ गैमीट, इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। सो इन कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी दिखाई दे रही है, बोलो, इज इट हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये हेट्रो है क्या, एक कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है तो हेट्रो है। इधर ये भी हेट्रो है क्या, तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो नंबर ऑफ गैमीट, नंबर ऑफ गैमीट क्या होगा, 2 टू द पावर 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 4 तरह के गैमेट बनने चाहिए। बोलो कोई तकलीफ है, ये तकलीफ होता है कि तकलीफ होता है, तकलीफ होता है, लेकिन जेठालाल तकलीफ बोलता है, ओके। देन वी इंस्पायर्ड फ्रॉम जेठालाल चंपकलाल गड़ा, ये कहना चाह रहे हो। ऐसे तो टीपेंद्र जेठालाल गड़ा है, और बोल रही है चंपालाल जयंतीलाल गड़ा। फिर जयंतीलाल के बापू जी का नाम क्या था, मेंशन नहीं है, ओके। टू फॉर्म, यदि आप गैमीट बनाना चाहते हो तो आपको यूज करना है क्या, फॉक लाइन मेथड। क्या यूज करोगे, फॉक लाइन मेथड। फॉक मतलब समझते हैं, फॉक मतलब नहीं समझते, हाँ? सीपिया, चिमटी, हाँ तो क्या होता है फॉक मतलब, कांटे वाले चम्मच को फॉक कहते हैं। हाँ तो उसमें कांटे 2 ही होने चाहिए, लेकिन 2 कांटे वाला भी आता है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको भी फॉक ही कहते हैं, बोलो। तो हमें फॉक का मतलब तो होता है बेटा चिमटा, और लाइन मतलब बेटा लाइन मारना होता है, इसको हिंदी में तो कहेंगे रेखा पद्धति, वाव, चिमटा रेखा पद्धति, हाँ? पहले चिमटिया लेना है, फिर लाइन मारना है, हो गया मेथड। लेकिन ऐसे ही चलते चलते भीड़ में लाइन नहीं मारने का है, ठीक है, एक तरीके से लाइन ड्रॉ करना है बेटा, क्या मतलब कुछ भी मेरे से बुलवा रहे हो आप, लाइन ड्रॉ करना है, यू मस्ट हैव टू मेक लाइंस, है ना, ओके। तो सबसे पहले क्या करोगे, किसी फैक्टर के जो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, अलील है, उनको अलग अलग लिख दो। किसी एक फैक्टर के जो 2 अलील हैं उनको आप अलग अलग लिख दो। जैसे हमारे पास क्या था, कैपिटल वाई था और दूसरा स्मॉल वाई, सही है क्या। फिर इसके बाद बनाओ चीपिया, क्या बनाओ, चीपिया, ये चीपिया का स्टैंड है, फिर ये चीपिया बन गया है, बन गया क्या, ये नहीं है चीपिया,
अब चींटी के जो दोनों डंडे हैं उन दोनों के पास दूसरा वाला जो फैक्टर था उनके अल्टरनेटिव फॉर्म को सेपरेटली सेपरेटली लिख दो। तो क्या था? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, लिख दिया क्या? अब क्या करना है? अब लाइन ड्रॉ करना है। ये लो लाइन ड्रॉ कर दिया। सही है क्या? ये क्या होना चाहिए? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। सही है? कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। सही है क्या? अब देखो, आप इस बार 12th का एग्जाम भी दोगे, है ना? और 12th का एग्जाम देते हो और गैमिट बनाते हो तो इस तरह से बनाए। जनरली मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि थियोरेटिकल एग्जाम जब होता है बच्चा गैमिट बनाता है, कैसे बनाता है? देखो ऐसे लिखेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। सॉरी, हमें तो ये लिखना है ना, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरी तरफ कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर पता है क्या करें भाई साहब? फिर नीचे लिखता है समझ रहे हो? शायद उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन किसके साथ है। समझ रहे हो कि किसका टांका किसके साथ भिड़ा है, उसको खुद को पता नहीं। इधर ए की वाई से सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये आर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इस वाई का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसके साथ एक के ही मिला। इधर पता नहीं दो तो एक साथ बीच में मिल गए और बना देता है। ऐसे में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यदि काम साफ सुथरा होगा तो मार्क्स मिलेंगे, काम ऐसे घसड़ पसड़ होगा तो नहीं मिलेंगे। इसलिए ही हमने पुनेट स्क्वायर सीखा था ताकि कोई गलती ना करे, और इसी वजह से हमने फॉक लाइन सीखा है ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है क्या? जो बने हैं मेल गेमिट। अब देखो, कंडीशन यही थी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों ही तरफ कंडीशन यही है। जो मेल गेमिट बनने हैं वैसे के वैसे ही फीमेल गेमिट बनने हैं, नहीं क्या? तो हमने जो मेल गेमिट बना दिए वैसे के वैसे फीमेल गेमिट बन जाएगी। और मेल गेमिट को तो कैसे रखेंगे? हॉरिजॉन्टली, और फीमेल गेमिट को कैसे लिखेंगे? वर्टिकली। सही है क्या? चलो हम हाइब्रिडाइजेशन करवा के देख लेते हैं, मैटिंग करवा के देख लेते हैं। आपके पास है कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर है कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर है स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर है स्मॉल वाई स्मॉल आर। सही है क्या? इसमें ऐसे इंसर्ट नहीं कर सकते क्या टेबल वगैरह? है क्या? टेबल इंसर्ट करना है, होती है तो देखो कहाँ है। इसमें होना चाहिए क्यूब है, सिलेंडर है, फलाना ढीमकाना पूंछकाना है। इसमें तो पहले रेक्टेंगल लूं, ऐसे तो मैं हाथ से बना देता तो ही सही था। चलो कुछ तो सीखेंगे ही।
क्या बोलते हो? तो हमने भी तो कुरकुरे खाए हैं, हम भी तो ये कह सकते हैं टेढ़ी है पर मेरी है। हाँ, चलेगा क्या? यहाँ पर भी होना चाहिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। बोलो, सही क्या गलत है? अरे पांडे जी, बोलिए सही कि गलत। वो तो जब आप मैचवा के मतलब खेलोगे तो पता चल ही ना जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ था थ्री इडियट के था, MS धोनी का डायलॉग है ना। आज इसको फर्स्ट डाउन होता रहा है, बोलो सही कि गलत है। तो मैचवा के बाद पता चल ही ना जाएगा, ठीक है क्या? आपको एक बात ध्यान रखनी है, डोमिनेंट फैक्टर पहले बोलना है और रिसेसिव बाद में। कलर का फैक्टर पहले बोलना है और शेप का बाद में, ठीक है क्या? कलर पिंक अच्छा नहीं है तो हम येलो ले लें, बोलो क्या लिखूं? कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, यही होगा। ये क्या होगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर होगा क्या? अरे बोलो ना, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। कोई समस्या? तब तो बोलते जाओ, फटाफट बोलो फिर, थोड़ा जोर से बोलिएगा, जोर से बोलो। अरे जोर से बोलना है तो ऐसे रिदम में बोलना है। जैसे मैं बोला जोर से बोला, बोलो तो ये बोलता है जय माता दी है। जोर से बोलो, ये जोर से बोलो, धीरे धीरे बोलना है, लेकिन धीरे मीन्स वो दो अक्षर के बीच वाला गैप जो है वो थोड़ा ज्यादा हो, स्पीड वाला फैक्टर। और जोर से मीन्स वॉल्यूम जो है वो थोड़ा नेताजी वाला हो। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, बोलो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। बोलो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, small y, capital R, small y, capital R, small r, capital Y, small y, capital R, small r, capital Y, small y, small r, small r, small y, capital R, small r, small y, small y, small r, small r। सही है क्या? बताओ। नानी अम्मा लोरी सुना रही थी हैं, और ये बच्चे सो रहे हैं इधर, सो नहीं रहे थे? क्या बोल रही है? आज कोई ब्लैक डे है क्या? नहीं, ब्लैक तो है ना, एक दो तीन चार पाँच छः, और इन तीनों के का बाल भी ब्लैक, बताओ हो गया ना ब्लैक डे? सही नहीं है क्या? ओके, कलर है कलर, कौन सा कलर? पिंक मैं नहीं लेता, पिंक मतलब
वो जे हो मूवी से ही नफरत हो गई मुझे पिंक की तो। हाँ ये जे हो मूवी देखी है क्या? उसमें है जिक्र, क्या लिखूं इसको? येलो राउंड, बोलो बरोबर है। इधर लिखने दे मेरे को, येलो राउंड। मैं भी थोड़ा आलसी आदमी। ये भी क्या होगा? येलो राउंड। ये भी क्या होगा? हाँ छोटा कर लेंगे तो बाद में। ये कैसे छोटा होगा? क्या बात। ये लो राउंड, देख लो। सही है क्या? सही है क्या? ये सभी येलो राउंड है। और इससे ले लूं क्या? ये क्या है? येलो रिंकल, ये भी येलो रिंकल्ड होना चाहिए। और ये होना चाहिए क्या? फिर ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड। और दिख ही नहीं रहा ये तो। येलो रिंकल कौन बोला भाई? क्या मुझे सच में पिंक लेना पड़ेगा? ये ले लेते हैं, ग्रीन। सही है। बोलो कोई तकलीफ है? ये जो जनरेशन मिल रही है वो कौन सी वाली जनरेशन है? दिस इज F2 जनरेशन। F2 जनरेशन है ये। बोलो। F2 जनरेशन में हम लिखते हैं फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। तो हम पहले फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, बराबर। फिनोटिपिक एक्सप्रेशन की सीक्वेंस जो है ना वो इसी से डिसाइड कर लो। जैसे ये कैपिटल Y है तो येलो होना चाहिए, और कैपिटल R है तो राउंड होना चाहिए। तो पहला क्या मिला? येलो राउंड। दूसरा फिनोटाइप क्या दिख रहा है? सीक्वेंस से लो, येलो रिंकल, येलो रिंकल रेशियो। बोलो। ग्रीन राउंड, फिर ग्रीन रिंकल। अलग कलर से यूज करने की वजह थी गिनने में आसानी हो जाए, काउंट करने में थोड़ा इजी रहे, है ना। अब आप आराम से काउंट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी काउंट कर सकते हैं। देखो देखो, येलो राउंड वाले जो स्काई ब्लू कलर के हैं वो सभी येलो राउंड है। तो काउंट करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 है क्या? 9। फिर येलो रिंकल जो ग्रीन कलर से दिए हुए हैं वो है 3। ग्रीन राउंड जो है वो सैफरन कलर का है, 3 ही है। और पता नहीं कौन सा कलर का है,
दोनों रिसेसिव, वो एक ही है। तो रेशियो क्या मिला? 9:3:3:1। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे दैट व्हाट विल बी द जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको जीनोटाइप पता करने पड़ेगा। नंबर ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला होता है 3⁻n, जहां n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी थी? 2। तो क्या लिखोगे आप? 3⁻2, दैट मीन्स 3 × 3 इज इक्वल टू क्या? 3 × 3 इज इक्वल टू क्या? 9। देन 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप मस्ट बी देयर। 9 तरह के जीनोटाइप्स होने चाहिए। उनकी सीक्वेंस डिसाइड करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले काम करो, कैपिटल वाई इसके साथ जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो बना दो। कैपिटल वाई के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक तो कैपिटल आर हो सकता है, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है, और तीसरा स्मॉल आर हो सकता है। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? बोलो। फिर दूसरा लो, इसका दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? कैपिटल आर हो सकता है, कैपिटल आर हो सकता है, स्मॉल आर हो सकता है। फिर तीसरा कौन बच गया? धीरे कितना छोटा करेगा भाई? ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई के कॉम्बिनेशन। फिर आप देखो स्मॉल वाई इसके कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट विल बी ऑफ स्मॉल वाई। बन गए क्या? इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? द 9 टाइप के कॉम्बिनेशन आ गए। अब आप इन्हें काउंट करोगे, ये वाले कितने हैं, ये वाले कितने हैं, ये वाले कितने हैं। ठीक है, ये होमवर्क दे देते हैं आपको, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, फाइंड आउट कर लीजिएगा कितने कितने कौन कौन से हैं, और इनसे एसोसिएटेड, इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट सन पे। डायहाइब्रिड क्रॉस में इतना ही है। ठीक है, अभी इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा, नंबर ऑफ जाइगोट का फॉर्मूला होता है 4⁻n। नंबर ऑफ जाइगोट का फॉर्मूला क्या होता है? 4⁻n। तो यहाँ पर n की नंबर कितनी थी? 2। n नंबर क्या है? 2 है, तो 4⁻2, इसका मतलब 4 × 4, दैट मीन्स 16 तरह के जाइगोट बने चाहिए। और 16 जाइगोट दिख भी रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? 16 टाइप्स ऑफ प्लांट बन रहे हैं, तो 16 टाइप ऑफ जाइगोट रहे होंगे, तो ये सही है। बात समझे? नंबर ऑफ फिनोटाइप, उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2⁻n। जो नंबर ऑफ गैमीट का फॉर्मूला है वही नंबर ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला होगा। बात समझ गए क्या? नंबर ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या है? 3⁻n। तो इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए राधे राधे।